वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnerhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 7। टॉपिक हमारा है बाबर, हुमायूं एंड शेरशाह। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। ठीक है, वैसे तो चैप्टर सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी खास होते हैं, लेकिन ये चैप्टर जो है वो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। इसलिए स्पेशल है क्योंकि हिस्ट्री, जो हम लोग कहीं भी हिस्ट्री का नाम आते हैं तो देखिए दो चीज़ों से हम लोग जोड़ते हैं। एक तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो, इससे जोड़ते हैं। दूसरा हम लोग जोड़ते हैं अकबर, बाबर, इन चीज़ों से, है ना। हिस्ट्री मतलब बस यही चीज़ें। ठीक है, होता तो बहुत कुछ है। जब हम लोग पढ़ने लगते हैं, जब हमारे सामने कोर्स आता है तो समझ में आता है अच्छा ये इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब तक नहीं वो रहता या कहीं भी हम हिस्ट्री की बात करते भी हैं तो नाम इन्हीं लोगों का आता है। तो हमारी हिस्ट्री भी अब उसी चैप्टर पे आ गई है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझना है। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है बाबर इन्वेजन। ठीक है, तो बाबर इन्वेजन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर बाबर का इन्वेजन जो था वो अर्ली 16th सेंचुरी में हुआ था। ठीक है, अर्ली 16th सेंचुरी में इंडिया में बाबर का इन्वेजन हुआ था। अब कौन था रूलर, किसके यहाँ हुआ था, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उस समय दिल्ली सल्तनत जो थी उसकी क्या कंडीशन थी। पिछला चैप्टर मतलब पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं वहाँ पर दिल्ली सल्तनत के बारे में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दिल्ली सल्तनत जो थी वो अब डिसइंटीग्रेट हो रही थी। औरंगजेब के बाद बहुत ज़्यादा कैपेबल कोई रूलर वहाँ पर था नहीं, जिसकी वजह से जो प्रोविंसेस थी जहाँ पर क्या था कि वो रूलर के अंडर में होती थी, अलग अलग जगह के पे गवर्नर बिठाए जाते थे जो कि उनके अंडर में माने जाते थे। अब जब उन्होंने देखा कि दिल्ली सल्तनत जो है वो क्या हो रही है, डिसइंटीग्रेट हो रही है, तो लोग जो थे यानी कि जो अलग अलग जगह के गवर्नर थे वो सभी अपने आप को क्या करने लगते हैं, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगते हैं, है ना। जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत के पास अब बहुत ज़्यादा क्षेत्र नहीं रह जाता, यानी दिल्ली और उसके आसपास का कुछ एरिया बस इतने तक ही वो सिमट के रह जाती है, जिसका एम्पायर जो था वो इतना ज़्यादा एक्सपेंड था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की ये कंडीशन थी। पॉलिटिकल लैंडस्केप अगर हम देखते हैं तो अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो थे वो बन गए थे, जिसकी वजह से लोग भी जो थे वो क्या थे, वो आपस में काफ़ी लड़ाई झगड़े हर समय होती रहती थी। ठीक है, यानी पॉलिटिकली स्ट्रांग वो नहीं थे। ऐसे ही टाइम में जो हमने अभी पहले भी पढ़ा, आमिर तैमूर आते थे। ठीक है, उसके अलावा चंगेज़ खान आए थे। ठीक है, तो ये सभी जब आते थे यहाँ पर तो ये सब यहाँ पर आक्रमण करते थे, लूटते थे और चले जाते थे। ठीक है, उन्हीं के डिसेंडेंट थे बाबर। ठीक है, उन्हीं के डिसेंडेंट थे बाबर। लेकिन जब बाबर यहाँ पर आए तो उसके बाद बाबर यहीं पे बस गए, सेटल हो गए, वो यहाँ से गए नहीं और यहीं पर उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि बाबर जब आए थे उस समय इंडिया की क्या कंडीशन थी। तो जब हम देख रहे हैं कि सल्तनत का ये कंडीशन था, पॉलिटिकली इस तरीके से लोग थे, तो यही कह सकते हैं कि उनके यहाँ आने का और यहाँ इन्वेजन का सही टाइम था। अब हम बात करते हैं बाबर की। बाबर जो कि मुगल एम्पायर के क्या थे, फाउंडर थे। ठीक है, तो मुगल एम्पायर की फाउंडेशन किसने रखी थी, बाबर ने रखी थी। इनका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, इनके फादर जो थे वो आज का जो उज्बेकिस्तान है उधर ही इनका बर्थ हुआ था और वहीं पे फरगना वैली, वहाँ के इनके फादर जो थे वो रूलर थे। एज ऑफ 11 में ये फरगना के क्या बन जाते हैं, रूलर बन जाते हैं, क्योंकि भाई इनके फादर वहीं पे थे, आगे फिर ये भी उसी के रूलर बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा इनका एक बहुत बड़ा सपना था कि समरकंद को जीतना, और एज ऑफ 14 आते आते इन्होंने समरकंद को क्या किया, एज ऑफ 14 में इन्होंने समरकंद को भी कॉन्कर कर लिया। ठीक है, एज ऑफ 14 सोचिए क्या एज होती है। ठीक है, बच्चा कुछ जानता भी नहीं, उस समय में इन्होंने समरकंद को जीत लिया। तो इस तरीके से ये दो चीज़ें उनके हाथ में आई, लेकिन दो चीज़ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब फरगना वैली के इनको रूलर बनाया गया उसी समय इनके अंकल वगैरह जो थे, ठीक है, उन्होंने सोचा भाई इसको हटाओ और अपने हाथ में ये चीज़ें ले लो, अपने कंट्रोल में ले लो। तो उन्होंने क्या किया, इनको भगा दिया वहाँ से। तो ये वहाँ से हट गए और उसके बाद समरकंद पर इन्होंने जीत हासिल कर ली। लेकिन दोनों ही चीज़ जो है वो इनके पास नहीं रह सकी, ना तो समरकंद रह सका ना फरगना जो था वो रह सका। क्यों नहीं रह सका, क्योंकि जब समरकंद पे इन्होंने जीत हासिल कर ली उसके बाद इनके ही किसी सेना के लोग में से किसी ने बोला कि भाई हमने क्या किया है कि फरगना को कंट्रोल कर लिया है। तो ये जाने लगे फरगना की तरफ। वैसे भी इनका लगाव था कि इनके फादर
फादर की तरफ से, फादर वहीं के रूलर थे, फिर ये बने थे, इनको हटा दिया गया था, वहाँ से भगा दिया गया था, तो उधर जाने लगे। जब वो उधर जाने लगे तो इनकी सेना ने इनका साथ छोड़ दिया। तो आर्मी जो होती है वो तो बहुत ज़रूरी होती है और आर्मी ने ही साथ छोड़ दिया, तो इसकी वजह से दोनों ही इनके हाथ से निकल जाते हैं। ठीक है, ये समरकंद भी और फरगना दोनों, और फिर बाद में दोबारा से ये समरकंद जीतने की कोशिश करते हैं, बट फिर कभी ये समरकंद को जीत नहीं पाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा आते हैं, मतलब इस दौरान ये इधर उधर घूमते हैं और अपनी पावर बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं ये क्या करते हैं, काबुल के रूलर बन जाते हैं। ठीक है, काबुल को जीत लेते हैं और वहाँ के शासक बन जाते हैं। इस समय में इंडिया में क्या चल रहा था, इंडिया में देखा जाए तो इस समय लोधी डायनेस्टी थी। ठीक है, कि हम लोगों ने पहले जिक्र किया ना कि लोधी डायनेस्टी थी। फिर इब्राहिम लोधी जो था वो इस समय रूलर था। इब्राहिम लोधी जो कि बड़ा ही क्रूअल था, जिसे लोग जो थे वो डिसलाइक करते थे, तो वो रूल कर रहा था। इसी टाइम में दौलत खां लोधी जो थे उन्होंने बोला, क्या था, ये कहाँ से थे, मंगोल जो थे वहाँ से थे। ठीक है, बाबर जो थे मंगोल के डिसेंडेंट थे। तो मंगोल क्या करते थे, यहाँ पर आते थे, इन्वेजन करते थे, आक्रमण करते थे, प्लंडेट करते थे और फिर चले जाते थे। ठीक है, तो दौलत खां लोधी को भी लगा कि जब मैं बाबर को बुलाऊंगा वो भी आएगा, इसको नुकसान पहुंचाएगा और उसके बाद चला जाएगा, इसलिए उन्होंने इन्वाइट कर दिया। मतलब कुछ ऐसी सोच रखते हुए, ऐसा माना जाता है कि ऐसी सोच रखते हुए उसने बुलाया होगा कि आएगा और लूट के चला जाएगा। लेकिन होता क्या है कि बाबर यहाँ आते हैं और पंजाब जो था, ठीक है, तो पंजाब के जो कुछ पोर्शन थे, पंजाब के ये लॉर्ड बन जाते हैं 1505 में। ठीक है, 1522 में इसने इनको इनवाइट किया था दौलत खां लोधी ने। फिर 1524 में ये आते हैं और फिर उसके बाद पंजाब पर अपना कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद वापस से काबुल चले जाते हैं। इस दौरान दौलत खां लोधी और बाबर के बीच में झगड़े हो जाते हैं कुछ बातों को लेकर। ठीक है, जिसकी वजह से बाबर आते हैं और दौलत खां लोधी जो है पहले उन्हीं को हरा के उन्हीं की जगह पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नंबर आता है जब ये क्या करते हैं, यहाँ हमने बात की ना पंजाब को कंट्रोल करते हैं, उसके बाद वो वापस चले जाते हैं और उसके बाद दोबारा से आते हैं, फिर दौलत खां लोधी को वो हराते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हैं। बाबर, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था ये, 1526 CE। किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर कि आपको ध्यान रखना है ये कब हुआ था, कौन सा बैटल था और किसके बीच में हुआ था। ठीक है, अब कौन जीता कौन हारा वो हम लोग आगे देखते हैं। तो बाबर और इब्राहिम लोधी एक दूसरे के आमने सामने आते हैं फर्स्ट टाइम पानीपत के मैदान में, जहाँ पर जो इब्राहिम लोधी थे उनकी लार्ज आर्मी थी, बहुत ज़्यादा उनकी आर्मी जो थी काफ़ी बड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ बाबर की आर्मी में भी काफ़ी लोग थे, बट अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो उतने ज़्यादा नहीं थे जितने कि इब्राहिम लोधी की आर्मी में थे। लेकिन इनके जो आर्मी में लोग थे वो काफ़ी डिसिप्लिन थे, उनके पास इक्विपमेंट, उनके जो तरीके थे सब बिल्कुल अलग थे, नए थे। ठीक है, इन लोगों के लिए तो होता क्या है, आपस में युद्ध होता है और शाम होते होते तक इब्राहिम लोधी और उनके 15,000 सैनिक जो थे, उनकी आर्मी जो थी वो धराशायी हो गए थे, यानी युद्ध जो था वो ख़त्म हो चुका था। ठीक है, तो युद्ध जो था बहुत लंबा नहीं चला, उसी दिन शाम तक में ये युद्ध ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट डे बाबर जो है वो दिल्ली की तरफ निकलता है अपने आप को हिंदुस्तान का शासक घोषित करने या फिर बनाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं था कि अब इब्राहिम लोधी की डेथ हो गई, उसको मार दिया गया तो आगे के रास्ते जो हैं वो आसान होंगे। आगे रास्ते आसान नहीं है, क्योंकि आगे जो अफगान चीफ लोग थे, ठीक है, वो लोग वेट कर रहे थे बदला लेने के लिए। दूसरी तरफ राणा सांगा वो वेट कर रहे थे, मतलब वो चाह रहे थे कि कोई जो इन्वेडर है वो यहाँ का रूलर ना बने, तो उसको बाहर उखाड़ फेंकने के लिए वो अपना रेडी थे। तीसरी तरफ उसके खुद के सोल्जर जो थे वो बहुत ज़्यादा थक गए थे और उनको अपने घरों की याद आ रही थी, काफ़ी लंबे टाइम से वो निकल रखे थे। ठीक है, तो वो चाह रहे थे कि घर जाना है। लेकिन बाकी इन्वेडर्स की तरफ बाबर जो है वो केवल युद्ध करके वापस नहीं जाना चाहता था, वो यहीं पर इस्टेब्लिश होना चाहता था। वैसे उसकी कंडीशन भी इस तरीके से थी कि भाई अपने यहाँ, मतलब इधर उधर वाली चीज कंडीशन थी। ठीक है, उसको ये था कि यहाँ पर एक अच्छा मौका है कि यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, यहाँ पर इस्टेब्लिश होने के लिए बहुत सही टाइम है। और बाबर फिर इस्टेब्लिश होने के लिए आता है और अपने जो सोल्जर थे उनको एक ऐसी स्पीच देता है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि इंस्पायर होते हैं और उसके बाद वो यहाँ रुकने को रेडी हो जाते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर, या फिर कह सकते हैं भारत में
बाबर का शासन जो है वो एस्टेब्लिश होता है। बैटल ऑफ खानवा, ठीक है, आते हैं इस पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये युद्ध रहा और साथ ही साथ बाबर को एक बड़े एरिया पे इससे जीत मिलती है। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो बैटल ऑफ खानवा जो था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1527। याद रखना है 1527 में बैटल ऑफ खानवा। जब 1526 में इब्राहिम लोदी को वो हरा देता है बाबर, उसके बाद अब आगे जो है अपना एक्सपेंशन करना होता है, तो यहाँ पर बैटल ऑफ खानवा जो है वो होता है। ठीक है, अब ये बैटल ऑफ खानवा जो था वो किसके किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था राजपूत कन्फेडरेसी और बाबर के बीच में। ठीक है, मुगल जो सेना थी उनके बीच में ये हुआ था युद्ध। ठीक है, लीडरशिप किसकी थी? लीडरशिप इसमें राणा सांगा कर रहे थे मेवाड़ की तरफ से, और दूसरी तरफ बाबर था, ठीक है, जो मुगल की तरफ से कर रहा था। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ। अब ये युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले इसने क्या किया था? दिल्ली को जीता था। दिल्ली जो था उतना ज़्यादा उसका कंट्रोल नहीं रह गया था और यहाँ से सीधे सेंट्रल इंडिया पे उसको राइट मिल गया। ठीक है, इसलिए ये युद्ध जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा जाता है। यहाँ पर इस युद्ध में बाबर जो है वो जीत जाता है। ठीक है, और ये इसी वजह से ये युद्ध जो है मोर डिसिसिव कहा जाता है क्योंकि सेंट्रल इंडिया पे यहाँ पर कंट्रोल इनको मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा साथ ही साथ इसको अपना एम्पायर जो था वो इंडिया में बढ़ाना था, तो इंडिया में एम्पायर बढ़ाने के लिए इनके बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी इनके आगे वो क्या थी? यही राजपूत थे। ठीक है, और यहाँ पर जब इन्होंने हरा दिया, ठीक है, मुगल रूल जो इंडिया में चलाने के लिए जब इन्होंने हरा दिया तो इस तरीके से इनकी जो ये बड़ी प्रॉब्लम थी वो क्या हुई? यहाँ से खत्म हो गई। बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मालवा में एक जगह है चंदेरी, इस वजह से इसका नाम पड़ा बैटल ऑफ चंदेरी। ठीक है, तो 1928 में मेदिनी राय के अंडर में राजपूतों का एक गढ़ था जो कि कहाँ पे था? चंदेर में। ठीक है, बाबर क्या करता है? इसे सीज करता है, इसे घेर लेता है चारों तरफ से और फिर उसके बाद इसे कैप्चर कर लेता है, जिसमें कि बहुत सारे राजपूत जो हैं वो मारे जाते हैं। इस बैटल ऑफ चंदेरी में बहुत सारे राजपूतों की जान चली जाती है। इसी वजह से आगे कोई भी राजपूत जो है वो बाबर के अगेंस्ट या कह सकते हैं बाबर की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करता है। तो हमने देखा जो बैटल ऑफ खानवा हुआ वहाँ भी राजपूत जो थे उनका दमन हुआ और यहाँ पर भी क्या था? राजपूतों का दमन पूरी तरह से हुआ, जिसकी वजह से आगे कोई भी राजपूत जो है वो इनको चैलेंज नहीं करता। अब बात करते हैं हम लोग बैटल ऑफ घाघरा। बैटल ऑफ घाघरा इसका नाम क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि घाघरा रिवर जो है वो बहती है बिहार में और यहाँ से बिहार और बंगाल जो था उस पर इनका अधिकार हो गया था और ये युद्ध जो था वो वहीं पर हुआ था, इसलिए इसका नाम बैटल ऑफ घाघरा पड़ा। ठीक है, तो इस समय में ये युद्ध जो था वो किसके बीच में हुआ था? ये युद्ध हुआ था अफगान और बाबर के बीच में। अफगान जो कि समय समय पर विद्रोह करते रहते थे और ये एक बड़ा चैलेंज थे। किसके लिए? ये थे बाबर की जो अथॉरिटी थी उसके लिए एक बड़ा चैलेंज थे क्योंकि समय समय पर वो विद्रोह किया करते थे। जिस समय में बाबर जो था, अभी जस्ट पहले हम लोगों ने जो युद्ध पढ़ा चंदेर, ठीक है, बैटल ऑफ चंदेर, तो बाबर जब वहाँ पर था बिजी तो ये लोग आए हैं और इन लोगों ने अवध की तरफ विद्रोह कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद बाबर जो है वो वहाँ से खाली होता है, जब वो अवध की तरफ पहुँचता है तो ये लोग भागते हैं बिहार की तरफ। ठीक, तो ये रेबेलियस अफगान जो थे बिहार और बंगाल के, उनके और बाबर के बीच में हुआ था। कब हुआ था ये? 1529 सीई में। ठीक है, कब हुआ था? 1529 सीई में हुआ था। देखिए एकदम सीरियल से चल रहे हैं। सबसे पहले 1526 पानीपत युद्ध, ठीक है, फिर खानवा 1526, फिर 1527 में हमने कौन सा देखा? बैटल ऑफ चंदेर, ठीक है, फिर चंदेरी, फिर आपका आता है बैटल ऑफ घाघरा। कब? 1529। ठीक है, तो लाइन से सीक्वेंस से ये चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा जब बैटल ऑफ घाघरा जो था ये बाबर का लास्ट युद्ध था। इसके बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका बेटा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि बाबर जो है उन्होंने क्या किया कि इन अफगानों को हरा दिया। ठीक है, यहाँ पर भी इनको जीत मिल गई। तो इस तरह से बाबर के अंडर में 1530 तक क्या होता है, एक बहुत बड़ा एरिया भारत का हाथ में आ जाता है। कैसे? इधर अगर हम देखें, ठीक है, तो पंजाब जो था, पंजाब को तो पहले ही कब्जा कर लिया था, दिल्ली कब्जे में था ही। इधर की तरफ हम लोगों ने बात किया मालवा वगैरह कब्जा कर ही लिया था। फिर इधर बिहार की तरफ, बिहार और बंगाल को भी कैप्चर कर लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें तो हिमालय से पूरा इधर ये चलते हैं ग्वालियर की तरफ, इधर चलते हैं गंगेटिक प्लेन की तरफ, ये सारा कुछ जो था वो इनके कंट्रोल में आ गया था।
अब बात करते हैं बाबर्स मेमोरीज। बाबर्स मेमोरीज की अगर बात करें तो बाबर ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था तुजुके बाबरी। किस लैंग्वेज में थी ये थी टर्किश लैंग्वेज में, ठीक है। तो तुजुके बाबरी लिखी गई थी और प्रोनाउंस आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, तुजुक बाबरी, ठीक है। तो तुजुके बाबरी लिखी गई थी किसके द्वारा? बाबर के द्वारा लिखी गई थी, जो कि बाबर की ऑटोबायोग्राफी थी। किस लैंग्वेज में थी? ये थी टर्किश लैंग्वेज में। और लैंग्वेज का इसमें इतनी खूबसूरती से यूज़ हुआ है, मतलब कहीं कोई गलती नहीं है, जिसकी वजह से जो भी ऑटोबायोग्राफी है वर्ल्ड की, उनमें इसको बेस्ट माना जाता है, ठीक है। कंसिडर किया जाता है इसे वर्ल्ड बेस्ट ऑटोबायोग्राफीज में, ठीक है। इसमें जिस तरीके से ग्राफिक्स का, जिस तरीके से पिक्चर्स का, एंगेजिंग पिक्चर्स का, पेंट का यूज़ हुआ है कि चीज़ों को वो बिल्कुल जिस तरीके से जब लोग उसे पढ़ते हैं बिल्कुल सामने लाता जाता है। एक होता है इमेजिन करना, यहाँ इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल इतने अच्छे से वर्णन हुआ है। जैसे अगर कोई ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है, वो यहाँ गया, इन लोगों से मिला, ऐसा ऐसा उसने किया, आसपास ये चीज़ें थी, उस तरीके से। लेकिन बाबर ने जिस तरीके से लिखा है उसको बिल्कुल ही सबसे अलग माना जाता है, ठीक है। तो कीन ऑब्जर्वेशन उसका इसमें दिखता है कि उसने कितनी बारीकी से हर एक चीज़ को देखा, समझा और लिखा। इसमें बाबर की जो अचीवमेंट्स हैं, जो उसकी फाइट हैं, ठीक है, जो उसकी बहादुरी है, आसपास क्या चल रहा था, उस समय का इंडिया किस तरीके से था, जब वो इंडिया में आया है तो यहाँ के लोग किस तरीके से थे, लोगों के ऑक्यूपेशन क्या थे, ठीक है, लोग कैसे घरों में रहते थे, लोगों के रिचुअल्स क्या थे, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी। इसके अलावा प्लांट्स, एनिमल्स, इन सभी के बारे में इसमें बाकायदा लिखा हुआ है, ठीक है। तो तुजुके बाबरी जो थी उसको बाद में इनके जो ग्रैंडसन थे जिनका नाम अकबर था, अभी हम आगे उनके बारे में देखेंगे, तो अकबर ने इससे पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराया था जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, ठीक है। इसलिए अकबर ने इसको क्या किया था? पर्शियन लैंग्वेज में अपने शासनकाल में इसको ट्रांसलेट कराया था, जिसका नाम इन्होंने दिया था बाबरनामा, ठीक है। क्या नाम दिया था अकबर ने इसको? बाबरनामा। जो बाबर ने लिखी थी वहाँ तुजुके बाबरी और यहाँ पर बाबरनामा नाम दिया गया था, ठीक है। अब इनके ग्रैंडसन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, वो थे अकबर। देखिए बाबर के बेटे कौन थे? हुमायूं। हुमायूं के बाद आते हैं अकबर, अकबर के बाद आते हैं जहांगीर, जहांगीर के बाद आते हैं शाहजहां और उसके बाद आते हैं औरंगजेब, ठीक है। तो ये 5 जो है इनका याद रखना ज़रूरी है। अब बात करते हैं हुमायूं। हुमायूं कौन था? हुमायूं जो थे ये बाबर के बेटे थे। बाबर के 4 बेटे थे, उन 4 बेटे में सबसे बड़े बेटे थे हुमायूं, जिनको कि बाबर ने क्या किया था? नॉमिनेट किया था कि उनका जो सक्सेसर होगा वो हुमायूं होगा, ठीक है। अच्छा, हुमायूं का शासनकाल अगर हम देखते हैं कब से कब तक था, तो ये था 1530 CE से 1540 CE, इसके बाद 1555 CE से 1556, यानी कि यहाँ पर लगभग 10 ईयर्स, फिर 15 ईयर का गैप दिखता है, फिर 1 ईयर के लिए फिर उनके हाथ में सत्ता आती है, ठीक है। अब ये बीच के 15 ईयर्स जो थे, कौन रूल किया, क्या चीज़ें रही, अभी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें हमारी समझ में आती जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बाबर जो हुमायूं थे वो इतने से इतने टाइम के लिए इन्होंने रूल किया। अभी हम लोगों ने बात किया था कि 1529 जो था वो बाबर का लास्ट युद्ध था, 1530 तक उन्होंने एक बड़ा एम्पायर जो था वो खड़ा कर लिया था, लेकिन इसके बाद बाबर की हो जाती है डेथ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब इतना बड़ा साम्राज्य तो उन्होंने खड़ा कर दिया था, लेकिन कह सकते हैं कि वो उसे एंजॉय नहीं कर पाए, उनकी डेथ हो गई। आगे उन्होंने नॉमिनेट करके रखा था कि उनका सक्सेसर हुमायूं होगा, तो हुमायूं हो गया। हुमायूं के लिए सोचिए उन्होंने कितना बड़ा छोड़ के वो गए थे, काबुल से लेके, ठीक है, वेस्ट में देखें तो काबुल से लेकर ईस्ट की तरफ जाते हैं तो बिहार, ठीक है, पूरा काबुल से लेके बिहार। उसके बाद क्या है, हिमालयाज देखें नॉर्थ की तरफ, हिमालय से लेकर ग्वालियर MP की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, मतलब साउथ में MP ये ग्वालियर, ठीक है। तो इतना बड़ा एम्पायर जो था वो इन्होंने खड़ा कर रखा था, ठीक है। लेकिन हुमायूं जो थे वो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो इतने बड़े एम्पायर को संभाल सकें, ठीक है, यानी कि उनमें वो क्वालिटीज़ जो थी वो नहीं थी, ठीक है। तो हुमायूं में वो क्वालिटीज़ थी नहीं कि वो इतना बड़ा एम्पायर जो है वो संभाल सके। इसके साथ ही साथ उसके चारों तरफ, मतलब वो चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ था। ये इसके चारों तरफ के जो एनिमीज थे ये थे कौन? तो एक तरफ अफगान थे, ठीक है, जो कि इंटरनल भी थे। अफगान जो कि क्या करते थे, समय समय पर रेबल करते रहते थे, बहुत ही एम्बिशियस थे कि पावर जो है वो अपने हाथों में चाहते थे, ठीक है। तो एक तरफ अफगान चीफ थे, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए यानी कि कौन था? शेर खान सूरी। अभी इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि ये चैप्टर जो हमारा है
बाबर, हुमायूं और शेर खान सूरी, जिनको बाद में शेर शाह सूरी कहा जाता है। ठीक है, तो शेर खान सूरी जो था एक तरफ ये बहुत डेंजरस था, जिसकी कह सकते हैं कि पूरे टाइम जो नजरें रहती हैं वो दिल्ली थ्रोन पे ही रहती हैं। ठीक है, कि वो चाहता है कि भाई दिल्ली का रूलर जो है वो बन जाए। तीसरी तरफ कौन था? तीसरी तरफ बहादुर शाह था, जो कि गुजरात और मालवा का रूलर था। ठीक है, ये भी क्या था? ये भी बहुत एम्बिशियस था। ये भी, इसकी भी नजरें जो थी वो दिल्ली थ्रोन की तरफ थी। वो चाहता था कि दिल्ली को कैप्चर कर ले और इसके बाद पूरी इंडिया पर रूल करे। ठीक है, तो इस तरीके से ये दुश्मनों से घिरा हुआ था। एक और साइड अभी बची है, तो उस तरफ इसके अपने भाई थे। बाबर ने क्या किया था कि 4 बेटे थे, जिनमें से सबसे बड़ा जो है उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया, जिसकी वजह से बाकी बेटे जो थे वो नाराज हो गए। हालांकि हुमायूं जो था वो काफ़ी दयालु था, तो जो टेरिटरीज थी जगह जगह की उसने बराबर बराबर सबको बांट दी थी। लेकिन फिर भी इसके जो ब्रदर थे वो क्या थे? वो इससे नाराज थे, क्योंकि एम्पायर जो था वो इसको मिल गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि इसके एनिमीज जो थे उनकी कितनी लंबी लिस्ट देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हुमायूं में मिलिट्री एक्सपीडिशन। इसमें सबसे पहले बात करेंगे अटैक ऑफ चुनार। तो जो चुनार था, चुनार क्या था? चुनार एक फोर्ट था जो कि बाबर के द्वारा दिया गया था शेर खान को, यानी कि शेर शाह को दिया गया था ये फोर्ट चुनार वाला। ठीक है, तो बाबर, जिस समय बाबर का एक्सपीडिशन वगैरह चलता था उस समय में शेर खान जो थे वो बाबर के साथ काम करते थे। उनकी डेथ हो गई, उसके बाद ये किसी और के यहाँ काम करने लगे, लेकिन फोर्ट तो उनको मिल चुका था पहले से, वो उनके पास था। अब हुमायूं जो थे, हुमायूं और शेर खान जो थे, शेर शाह, ठीक है, तो इन दोनों में कट्टर दुश्मनी थी। ठीक है, हुमायूं और शेर शाह में कट्टर दुश्मनी थी। तो अब ऐसे में क्या था, अब अगर हम लोग बात करें, जो ये किला दिया गया था, ठीक है, तो एक मिनट, हाँ, तो जो ये इनको किला दिया गया था वो था यूपी में आता है आपका मिर्जापुर, वहां पर ये किला था। ठीक है, तो हुमायूं क्या करते हैं, सोचते हैं ये किला इनसे वापस ले लिया जाए, तो हुमायूं यहाँ पर अटैक करते हैं। इसी को कहा जाता है अटैक ऑफ चुनार, मतलब ये चुनार पे करते हैं। अब ये चुनार जो था वो क्या था? स्ट्रॉन्ग होल्ड था। किसका? शेर शाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। स्ट्रॉन्ग होल्ड मतलब किसी का जो गढ़ होता है, जहां पर उसकी पावर जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है, उसे स्ट्रॉन्ग होल्ड बोलते हैं। तो ये जो था ये शेर शाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड या फिर उसका गढ़ था। यहाँ पर वो अटैक करते हैं, 4 महीने तक उस किले को सीज किए रहते हैं। ठीक है, इसी दौरान इधर से पता चलता है कि गुजरात में बहादुर शाह, ठीक है, तो बहादुर शाह की तरफ से अब क्या है, अटैक होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे में हुमायूं क्या करते हैं, यहाँ से भागते हैं इधर की तरफ। बाबर के द्वारा ये चुनार फोर्ट जो था ये दिया गया था हुमायूं को। दूसरी तरफ बंगाल और बिहार पूरी तरह से नहीं दिया गया था, देखभाल के लिए दिया गया था। हम अभी आगे देखेंगे कि बार बार वो इसलिए भी हुमायूं और इनमें फाइट होती रहती है कि वो था तो हुमायूं का, बट दिया गया था देखभाल के लिए, तो उसको अपने कब्जे में करना चाहता था बंगाल और बिहार को शेर शाह। ठीक है, यहाँ पर उसके अलावा अब पता चलता है गुजरात की तरफ से बहादुर शाह जो है वो अटैक करने वाला है, तो हुमायूं क्या करते हैं, वो इधर आते हैं। ठीक है, बहादुर शाह से फाइट करने के लिए, और ऐसे में एज अ लॉयल्टी के ही तौर पर उसको दिया गया था ये चुनार, जो गढ़ था, इनका गढ़ था या कह सकते हैं चुनार का जो फोर्ट था, ये एज अ लॉयल्टी दिया गया था किसको? शेर शाह को। तो हुमायूं जब यहाँ से यहाँ जाने लगते हैं तो लॉयल्टी के ही तौर पर ये इसको वापस फोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जिसे कि 4 मंथ तक इन्होंने सीज किया था, जब जाने लगते हैं गुजरात बहादुर शाह से फाइट के लिए, उस समय में इसको ये क्या कर देते हैं कि शेर खान को उसकी लॉयल्टी के लिए वापस से दे देते हैं फोर्ट, कि भाई लॉयल्टी के लिए तुम इसको अपने पास ही रखो। चलिए बात करते हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात एंड मालवा। ठीक है, तो गुजरात और मालवा जो था, अभी हम लोगों ने बात किया था कि इनके कई एनिमीज थे, उसी में गुजरात और मालवा का जो रूलर था बहादुर शाह, वो भी इनका एनिमी था। तो हुमायूं क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसके अगेंस्ट जाते हैं, बहादुर शाह के अगेंस्ट जाते हैं और गुजरात और मालवा को ये कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है, पूरे गुजरात और मालवा को ये कैप्चर तो कर लेते हैं, बट जो रूलर रहता है बहादुर शाह, वो इनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलता है, वो चुपचाप वहां से भाग लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहादुर शाह जो है वो भाग जाता है। अब आगे हम देखते हैं लॉस ऑफ गुजरात। ठीक है, तो गुजरात जो था उसका लॉस किस तरीके से हुआ वो हम समझते हैं। इनका एक और एनिमी था जिसका नाम था शेर खान, जो कि इनका सबसे बड़ा एनिमी था। ठीक है, तो शेर खान जो था उसे ये खबर लगती है कि भाई हुमायूं जो है वो क्या है, वो आगरा में नहीं है। इसका ये फायदा उठाता है कि भाई वो वहाँ पर है नहीं, और ये जाता है बिहार और बंगाल की तरफ,
उसे कैप्चर करने के लिए, जो कि पहले से हुमायूं का था। उनके फादर ने उनको जीत के दिया था, ठीक है, जो अफगान थे उनसे ले लिया था, ठीक है। तो जब ये तब से इतने में ही हुमायूं के पास खबर आती है कि भाई बिहार जो है उस पर शेर खान ने क्या किया है, अटैक कर दिया है। अब हुमायूं क्या करते हैं, भागते हैं बिहार को बचाने के लिए, और साथ ही साथ कि भाई शेर खान को अब चल रहे हैं सबक सिखाने, निकल तो जाते हैं उसको सबक सिखाने के लिए, लेकिन इधर जो मालवा और गुजरात नया नया उन्होंने जीता था उसका क्या करेंगे, उसे उन्होंने अपने भाई को दे दिया कि भाई लो तुम इसकी देखभाल करो, मैं जा रहा हूँ वहाँ पर बचाने के लिए बिहार को और उसको सबक सिखाने के लिए शेर खान को। तो वो यहाँ से छोड़कर चले जाते हैं। अब इनके भाई कौन थे, वो भी तो इनके एनिमी थे। अभी पहले हम लोगों ने देखा जो इनके एनिमीज थे उसी लिस्ट में तो इनके भाइयों का भी नाम था। तो फिलहाल वो चले जाते हैं वहाँ पर। इसी दौरान इसी चीज़ का एडवांटेज जो है वो उठाता है बहादुर शाह कि भाई वो तो वहाँ चले गए, और बहादुर शाह ऐसे में क्या करता है कि वापस लौटता है और गुजरात और मालवा वो वापस ले लेता है। अब बात करते हैं इन्वेजन ऑफ बंगाल। तो इन्वेजन ऑफ बंगाल जो था किसने किया था ये हम समझेंगे। तो बंगाल उस समय में किसके पास था, ये था हुमायूं के पास में। तो हुमायूं क्या कर रहे थे कि जो चुनार का फोर्ट था उसे वो घेर कर बैठे थे, ठीक है। उसको घेरने में इन्होंने 6 महीने लगा दिए कि उसको सीज करके ये 6 महीने वहीं पर बैठे थे। इसी दौरान जो इनका सबसे बड़ा दुश्मन था शेर खान, जो कि पहले भी अटैक कर चुका था, वो जाता है और बंगाल पर अटैक कर देता है, ठीक है। बंगाल पर अटैक के साथ ही साथ क्या करता है, जो वहाँ की कैपिटल थी गौर, ठीक है, तो वो गौर की तरफ जाता है और उसे कैप्चर कर लेता है, और गौर वहाँ पे जितना भी वो लूट सकता है, प्लंडर कर सकता है, उतना वो लूटता है उसे, और उसके बाद चला जाता है बिहार की तरफ। इतने में खबर लगती है हुमायूं को इस चीज़ की, और हुमायूं जो है वो गौर पहुंचते हैं। लेकिन वहां पहुंच के बाकायदा सुख सुविधाएं जो मिल रही थी उसे वो बाकायदा एंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं कि उसके पीछे पीछे बिहार गए या कुछ और किए। उन्होंने क्या किया, ज़्यादा सही समझा कि अपनी कैपिटल में आए हैं बंगाल की, तो यहाँ पर वो एंजॉय करने लगे। इसी दौरान क्या होता है, उनका भाई जो था एक, उसका नाम था हिंडाल, ठीक है। उनके भाई ने क्या किया कि अपने आप को वो आगरा का रूलर उसने डिक्लेयर कर दिया कि भाई तो वहाँ गया, अब उसने क्या किया, आगरा का अपने आप को रूलर डिक्लेयर कर दिया। ऐसे में शेर खान जो थे उन्होंने क्या किया कि इनकी कम्युनिकेशन लाइन जो थी आगरा की वो इन्होंने कट कर दी। अब बात करते हैं हम लोग बैटल ऑफ चौसा, ठीक है। तो बैटल ऑफ चौसा क्या था, किसके बीच में होता है, तो बैटल ऑफ चौसा जो था ये हुमायूं और शेर खान के बीच में हुआ था 1539। इस समय तक क्या था कि शेर खान ने अपनी पावर जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ा ली थी, ठीक है। शेर खान जो था वो पावर इतनी बढ़ा लिया था कि अब वो रेडी था फेस टू फेस लड़ाई करने के लिए हुमायूं से, ठीक है। इस दौरान ये युद्ध चलता है। फिर एक टाइम के बाद क्या होता है, दोनों में शांति की बात, 3 महीने तक ये युद्ध चलता है। उसके बाद होता है भाई युद्ध बड़ा लंबा खींच रहा है, अब हम लोग क्या करते हैं, शांति की बातें करते हैं कि जिससे ये युद्ध जो है वो ख़त्म किया जा सके। जब ये बातचीत चल रही थी तभी अचानक से शेर खान जो है वो वापस से अटैक कर देता है, और उसका जो ये अचानक का अटैक था जिसको कि लोग समझ नहीं पाते हैं और इधर उधर भागते हैं। ऐसे में हुमायूं की जो सेना थी वो क्या करती है, रास्ता भूल जाती है। हुमायूं भी डर के मारे क्या करता है, गंगा नदी में छलांग लगा देता है, ठीक है। तो इस दौरान क्या होता है, वो गंगा नदी में जब छलांग लगा देता है उसके बाद अपना कुछ पॉलीथीन वगैरह मिलती है उसके जरिए वो क्या करता है, वो किनारे चला जाता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। इसकी वजह से उनका जो राजा था वो, उसका आता पता नहीं, वो कहीं और चला गया, सेना कहीं और चली गई, और इस तरह से मुगल आर्मी जो थी वो पूरी तरह से यहाँ पर क्या होती है, कंप्लीटली डिफीट हो जाती है, कंप्लीटली वो हार जाती है, ठीक है। अब यहीं से फिर हम देखते हैं कि जो अभी हम लोगों ने बात की 1540 तक इनका शासन था, उसके बाद लगभग 15 सालों तक हुमायूं जो है वो गायब रहेगा। अब बात करेंगे बैटल ऑफ कनौज। पिछले युद्ध में शेर खान जो था उसे जीत मिलती है। अपनी इस जीत से वो बड़ा इनकरेज होता है, बहुत ही खुश होता है, और उसके बाद वो प्लान करता है दूसरे युद्ध के लिए, ठीक है। 1540 में क्या होता है कि क्लैशेस होते हैं जहां पर दोनों की सेना जो है कन्नौज में आमने सामने होती है। 2 आर्मी जो थी वो आमने सामने होती है, जहां पर एक तरफ मुगल रहते हैं और दूसरी तरफ शेर खान रहते हैं। अब इसमें क्या था, मुगल जो थे वो डिसिसिवली डिफीट होते हैं, यानी निर्णायक रूप से यहाँ वो हार जाते हैं। जब भी होता है डिसिसिवली डिफीट होते हैं तो यानी जब जीतने वाला होता है उसके हाथ में अब पावर पूरी तरह से आ जाती है, और इस तरीके से शेर खान जो था उसको आगरा और दिल्ली जो था दोनों ही मिल गए, यानी कि वो आगरा और दिल्ली का रूलर बन गया, ठीक है।
इसके बाद उसने खुद से अपने को शेर शाह जो टाइटल था वो यहाँ से दिया। अब बात करते हैं हुमायूं's एग्जाइल। ठीक है, हुमायूं का निर्वासन क्या होता है, इस युद्ध के बाद हुमायूं को निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो जगह जगह पर शेल्टर ढूंढता है, बट उसे कोई रहने की जगह नहीं मिलती। उसके बाद वो अपने भाइयों के पास भी जाता है और उसके भाई जो थे वो वैसे ही उसे दुश्मन मानते थे, तो वो भी इसकी हेल्प नहीं करते हैं। तो इस तरीके से इसका एक लंबा पीरियड जो था, लगभग 15 ईयर जो था, वो उसका एग्जाइल में ही बीतता है, इधर उधर भटकते हुए। ठीक है, इसी दौरान इसकी शादी होती है हमीदा बानो से। तो हमीदा बानो और हुमायूं का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है अकबर, और यही बाद में चल के महान सम्राट अकबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा कहाँ पर होता है, कब होता है? सिंध में अमरकोट 1542 में अकबर का जन्म होता है। ठीक है, इस दौरान ये पर्शियन रूलर के पास आता है, यहाँ पर इनको शेल्टर मिल जाता है। ठीक है, रिफ्यूज, यहाँ पर इनको शरण मिलती है और साथ ही साथ उनसे हेल्प भी मिलती है। अब बात करते हैं हम लोग हुमायूं's रिटर्न की। ठीक है, तो हुमायूं जो है वो वापस आते हैं, गोलमाल रिटर्न नहीं, हुमायूं's रिटर्न मैंने बोला है, बच्चे हंस रहे हैं। ठीक है, तो हुमायूं's रिटर्न, हुमायूं जो है वो वापस आता है। कैसे आता है? जो पर्शियन रूलर थे, तो क्या होता है कि वो इनकी हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी पावर बढ़ाते हैं। 1554 तक ये अपनी पावर को काफ़ी, अपनी पोजीशन जो है काफ़ी मजबूत कर लेते हैं और वापस आते हैं। वापस आके पहला काम करते हैं, जो इनके भाई थे जिसको कि पहले इन्होंने मर्सी दिखाई थी और उनको एरियाज दे दिए थे, तो उससे काबुल और कंधार, इनका भाई कामरान, ठीक है, उससे इन्होंने क्या किया, काबुल और कंधार जो था वो छीन लिया। दूसरा, उसकी आंखें इन्होंने खराब करवा दी, मतलब आंख जो कहते हैं आंख फोड़ना, तो आंखें उनकी खराब करवा दी। ठीक, इस तरीके से उससे बदला लिया। दूसरी तरफ पता चला कि भाई 1545 तक में ही शेर शाह जो था उसकी डेथ हो गई। ठीक है, शेर शाह ने आगरा और दिल्ली जो था अपने कब्जे में ले लिया था, तो शेर शाह की डेथ हो गई थी 1545 तक। अब ये उसके लगभग 10 साल बाद आ रहे हैं। ठीक है, तब तक क्या था कि उनके जो सक्सेसर थे शेर शाह के, वो लोग यहाँ पर राज कर रहे थे, बट वो क्या थे, अयोग्य थे, इनेप्ट थे, वो अयोग्य थे। इसका एडवांटेज उसने लिया और उसके बाद दोबारा से उसने क्या किया, भाई वो लोग योग्य थे नहीं और इसने अपनी पावर बढ़ा ही ली थी, इस वजह से इसने क्या किया, दोबारा से दिल्ली और आगरा को 1555 में कैप्चर कर लिया। ठीक है, उस पर अपना कब्जा दोबारा से कर लिया। लेकिन इसके बाद एक ही साल बाद 1556 में सीढ़ियों से गिरने की वजह से इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, लाइब्रेरी की सीढ़ियां रहती हैं, वहां पर हो सकता है कोई बुक्स वगैरह अपना पढ़ रहे थे, निकाल रहे थे, जिसकी वजह से वो गिरते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो जिस तरीके से भी हम लोगों ने देखा था बाबर के बारे में, बाबरनामा जो कि बाद में ट्रांसलेट कराया गया था बाबरनामा, तो उसमें लिखा है, उसी तरह हुमायूं के बारे में हुमायूं नामा लिखा है। किसने? उनकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने, जिसमें कि हमको यहाँ से जानकारी जो है वो मिलती है हुमायूं के बारे में। अब बात करते हैं शेर शाह सूरी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो शेर शाह सूरी, जिनके बचपन का नाम था फरीद, जब ये बड़े होते हैं इनका सामना होता है एक बार शेर से, जहाँ से इनका नाम हो जाता है शेर खान सूरी। ठीक है, इसके बाद इनके युद्ध जो है वो बराबर चलते रहते हैं। बैटल ऑफ कन्नौज जो था वो सबसे ज़्यादा निर्णायक था, जो हुमायूं के साथ था 1540 में। ठीक है, बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में हुमायूं के साथ था, जो कि डिसिसिवली युद्ध था, बैटल था, जहाँ पर क्या था कि निर्णायक रूप से इनको जीत मिली और इसकी वजह से दिल्ली का थ्रोन जो था वो इनको मिला। जब ये दिल्ली थ्रोन पे बैठते हैं तो वहाँ पर शेर शाह इनका नाम हो जाता है, ये टाइटल जो शाह है वो इनको मिल जाता है। तो इसके बाद शेर शाह सूरी इनका नाम हो जाता है। 1540 से 1545 तक ये वहाँ पर राज करते हैं। 45 में फिर इनकी डेथ हो जाती है। आगे इनके जो सक्सेसर थे वो बहुत ज़्यादा योग्य नहीं थे, लेकिन जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं, वहीं से कह सकते हैं इंडिया में स्थापना होती है अफगान रूल की। चलिए बात करते हैं शेर खान की अर्ली लाइफ के बारे में। शेर खान, जिनके फादर का नाम था हसन खान, जो कि सासाराम के जागीरदार थे। ठीक है, तो और इनका जो बचपन का नाम था शेर खान का, वो इनके बचपन का नाम था फरीद। ठीक है, अभी हम लोगों ने जिक्र भी किया था। खैर, तो फरीद इनके बचपन का नाम था। शेर खान जो इनको नाम मिल गया था क्योंकि बाघ को अकेले इन्होंने मारा था, तो इनको शेर खान नाम दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद जब ये दिल्ली के सुल्तान बनते हैं तो फिर शेर शाह बन जाते हैं। ठीक है, जब बाबर यहाँ पर आक्रमण करने आया था उस समय में इन्होंने बाबर की आर्मी ज्वाइन की थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि जब बाबर की डेथ हो जाती है, उसके बाद इनस्टेबिलिटी आ जाती है, उसी का फ़ायदा उठा के बंगाल और बिहार को ये अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। ठीक है,
इन्होंने बहुत सारे उसके बाद काम कराए थे। तो खैर उसके बाद हुमायूं के साथ इनकी फाइट होती है। कौन कौन से युद्ध अभी हम लोगों ने जिक्र किया था? चौसा का युद्ध था, ठीक है, बैटल ऑफ चौसा। उसके बाद बैटल ऑफ कन्नौज, और जहां पर फाइनल रिजल्ट जो है वो सामने आता है कि कौन रूलर बनेगा बैटल ऑफ कन्नौज के बाद, ठीक है। तो 1540 में क्या होता है, दिल्ली को ये कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद काफ़ी अपने एम्पायर को ये बढ़ाते हैं। मालवा, राजपुताना, मुल्तान, सिंध और पंजाब 40 to 45, ठीक है, 1540 to 1545 में ये इन जगहों को भी कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद कलिंजर वहाँ पर घेरेबंदी वगैरह कर रहे थे। इस दौरान एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है, विस्फोट होता है जहाँ पर एक्सीडेंटली इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, 1545 में। तो इनका शासनकाल अगर हम लोग देखें तो बहुत कम था, 5 ईयर का ही था, लेकिन एक शानदार शासनकाल था। इस दौरान इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम कराए थे, ठीक है, जो कि आज के टाइम में भी हम देखें तो चाहे रोड की बात है, चाहे इनके ट्रेड वगैरह की जो पॉलिसीज़ थी, वो सारी चीज़ें हैं कि आज भी कई जगह लोग जो हैं उनको मान्यता देते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर उसके बाद क्या होता है, हुमायूं, इनकी डेथ भी हो गई। फिर हुमायूं भी, अभी हम लोगों ने बात किया था, पर्शियन रूलर, उनकी हेल्प से वो वापस आ जाते हैं। जब ये आते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग था शेर खान, उसकी तो डेथ हो चुकी होती है। उसके सक्सेसर जो थे वो बहुत ज़्यादा योग्य नहीं थे, तो जिसकी वजह से हुमायूं जो है वो पर्शियन रूलर जो उधर से हेल्प लेके आते हैं, उनकी हेल्प से दिल्ली और आगरा को दोबारा से कैप्चर कर लेते हैं, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। शेरशाह के एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन की जो था वो एक ब्रिलियंट ऑर्गेनाइजर था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो एक ब्रिलियंट ऑर्गेनाइजर था। मतलब ये कि चाहे हम देखें मिलिट्री फॉर्म में देखें, चाहे सिविल अफेयर्स देखें, सभी जगह उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था। एडमिनिस्ट्रेशन में ही देखा जाए तो उसने स्टेट के वेलफेयर के लिए, ठीक है, जो प्रिंसिपल्स थे उनको बेस बनाते हुए काफ़ी सुधार किए थे कि, ठीक है, जो कि स्टेट के भी काम आए और साथ ही साथ पब्लिक का भी उसमें सुधार हो, ठीक है। अब बात करते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कोई ना कोई उसका हेड होगा, तो शेरशाह जो था वही क्या था, इसका हेड था, ठीक है। उसके अलावा उसने गवर्नमेंट को कई डिपार्टमेंट में डिवाइड किया था, ठीक है। एक ही गवर्नमेंट हर चीज़ सही तरीके से तो चलाएगी नहीं, तो इसी वजह से कि चीज़ें जो हैं सही तरीके से मैनेज हो, इस वजह से उसने गवर्नमेंट को कई पार्ट में डिवाइड किया था, या फिर कई डिपार्टमेंट में उसने डिवाइड किया था। हर डिपार्टमेंट में एक मिनिस्टर होता था, जैसे कि अभी हम देखें एक सेंट्रल हमारी गवर्नमेंट होती है ना, और बाकी क्या होता है कि बाकी डिपार्टमेंट, बाकी जो होता है गवर्नमेंट, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में बटे होते हैं। हर डिपार्टमेंट का एक मिनिस्टर होता है, जैसे हम देखते हैं एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, ट्रेड मिनिस्टर हो गया ना, उसी तरह से हर उसका अलग अलग मिनिस्टर होता है। यहाँ भी इसने क्या किया था, हर डिपार्टमेंट के लिए एक मिनिस्टर जो था वो नियुक्त किया गया था, अपॉइंट किया गया था, ठीक है। शेरशाह जो था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था, और साथ ही साथ देखा जाए कि उसका जो स्पाई सिस्टम था, यानी कि जासूसी तंत्र भी उसने एक बनाकर रखा था, जो कि बहुत ही एफिशिएंट था, ठीक है। जासूसी तंत्र जो कि जगह जगह घूमते रहते हैं, पता लगाते हैं कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, या फिर कौन क्या चीज़ें कह रहा है, कौन क्या चीज़ें कर रहा है। तो इस तरीके का जो स्पाई सिस्टम उसका था वो बहुत ही स्ट्रांग था। तो अभी हमने बात की थी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की, अब हम बात करेंगे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का था ये समझेंगे। तो जैसे देखिए अभी हम देखते हैं एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे यहाँ भी होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, स्टेट में बटा होता है ना। उसी तरह इस टाइम में भी था कि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था जिसका कि हेड कौन था, शेरशाह ही था, ठीक है। उसके अलावा क्या था, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये प्रोविंशियल में ये बटा था, या फिर कह सकते हैं जैसे अभी हमारे पास क्या होते हैं, स्टेट्स होते हैं, है ना। तो इसको उस समय में प्रोविंस या फिर सरकार्स कहा जाता था, ठीक है। प्रोविंस या सरकार्स कहा जाता था, जिसे अभी हम स्टेट कहते हैं, इस तरीके से हम समझेंगे, ठीक है। अब ये क्या थे, अब हमारे जो स्टेट्स होते हैं वो कई सारे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी कि ये जो स्टेट्स हैं या फिर कह सकते हैं जो प्रोविंस हैं या फिर सरकार्स हैं, वो कई सारे डिस्ट्रिक्ट में या परगनाज में बटे होते थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, कई सारे परगनाज में या डिस्ट्रिक्ट में बटे हुए थे, और हर परगना जो था वो कई विलेजेस से बना होता था। जैसे अभी हमारे यहाँ क्या है, कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट ले लें, वो एक डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, ऐसा तो होता नहीं कि केवल एक विलेज या फिर एक सिटी ही हो, ठीक है। कई सारे विलेजेस या सिटीज से मिलकर बना होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी हर जो परगना था या फिर हर डिस्ट्रिक्ट जो था वो कई सारे विलेजेस से मिलकर बना था, ठीक है।
अच्छा, अब इनको कंट्रोल करने के लिए कह सकते हैं उसने हर जगह पे, हर परगना में, ठीक है, हर परगना में उसने एक अफगान अधिकारी जो था वो रखा था, ठीक है, कि चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से चल सकें। अब अफगान अधिकारी जो थे वो ऑफिसर जो थे वो इसकी देखभाल तो करेंगे, उनकी भी देखभाल के लिए, मतलब उन पे नज़र रखने के लिए उसने रखा था सिकंदर, ठीक है, शिकदार ए शिकदारन, ठीक है, शिकदार ए शिकदारन। दूसरा मुंसिफ ए मुंसिफान, ठीक है, इनको रखा था उसने, ठीक है, ये एक पोस्ट थी, इन लोगों को रखा था कि जो ऑफिसर्स हैं उन पे निगरानी रखने के लिए, ठीक है। अब इनको भी बांटा था कि ये शिकदारन क्या थे या मुंसिफ मुंसिफान जो थे, मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट्स को देखेगा। तो जो इस तरीके के चीज़ें होती थी, जैसे लॉ एंड ऑर्डर वाली चीज़ें हो गई, ठीक है, उसके लिए शिकदारन को रखा गया था, ठीक है। दूसरी तरफ मुंसिफ मुंसिफान जो थे, जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, या फिर कह सकते हैं कि सिटीजन अफेयर्स जो है, ऐसे मामलों के लिए मुंसिफ मुंसिफान रखा गया था। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि क्या इसमें अंतर है, क्योंकि क्वेश्चन जो है 1 मार्क वगैरह में कहीं से भी आ सकता है। शिकदारन क्या थे, तो शिकदारन किस चीज़, कैसे अफेयर्स देखते थे, वो अभी हम लोगों ने बात की कि जो अधिकारी थे वो कहीं करप्ट ना हो जाएं, ठीक है, वो करप्शन ना कर रहे हैं या फिर चीज़ें जो है सही तरीके से चल रही हैं, उन पे निगरानी रखने के लिए इनको रखा गया था। मुंसिफ मुंसिफान किसके लिए रखे गए थे, मुंसिफ मुंसिफान ये रखे गए थे किसके लिए, जो राजस्व वाले मामले थे, ठीक है, रेवेन्यू वाले थे, उसके लिए। अच्छा, उसके अलावा उसने क्या किया था, जो ऑफिसर्स, ठीक है, कोई अगर किसी जगह पे एक लंबे टाइम तक रह जाता है तो उसकी पावर उस जगह पे बढ़ती है, ठीक है, करप्शन भी बढ़ता है। भाई कोई नया नया कहीं पे जाता है तुरंत करप्ट नहीं हो जाता है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए कि करप्शन जो है वो रोका जा सके, ये ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, इससे बचा जा सके, तो इसके लिए उसने प्रैक्टिस लाई थी ट्रांसफरिंग ऑफिसर्स, ठीक है, कि जो ऑफिसर्स होते थे कुछ कुछ टाइम के बाद उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, जिससे कि ज़्यादा वो करप्ट ना हो पाए और ना ही तो वो पावरफुल ज़्यादा हो पाए कि बाद में वो तख्ता पलट कर दें इस चीज़ के लिए, ठीक है। दूसरा केयरिंग फॉर विलेज, ठीक है, विलेजेस, अभी हम लोगों ने बात की कि हर परगना जो था वो कई विलेजेस से बना था, तो जो विलेजेस थे उनकी भी केयरिंग के लिए चाहिए, तो उसकी केयरिंग के लिए क्या किया गया था, जो एल्डर्स थे उनके द्वारा बनाई गई पंचायत होती थी, वो इनकी केयरिंग करती थी, ठीक है, जिसमें कि मुकद्दम्स होते थे या फिर पटवारीज होते थे, इनके जरिए वो डायरेक्ट विलेजेस से कांटेक्ट रखता था। कौन, शेर खान, कि भाई शेरशाह जो भी कह लीजिए, कि वहाँ की भी जो हालचाल है वो मिलता रहे, कि चीज़ें जो है सही तरीके से चल रही कि नहीं, मैनेज है कि नहीं, तो उन सब के लिए पटवारीज और मुकद्दम्स होते थे, उनसे वो कांटेक्ट रखता था। अब हम बात करते हैं मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की। तो देखिए मिलिट्री में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, कि भाई वो एफिशिएंट भी हो, डिसिप्लिन भी हो, कैपेबल हो, ठीक है, उसकी सैलरी जो हो उसकी भी कोई झिकझिक ना हो, वो चीज़ें फिक्स हो, तो इसने हर एक पहलू पे ध्यान दिया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि उसने एक बहुत बड़ी आर्मी रखी थी, स्टैंडिंग आर्मी, यानी कि स्थायी सेना उसने रखी थी, ठीक है, इस्टेब्लिश की थी स्टैंडिंग आर्मी, जो कि काफ़ी एफिशिएंट भी थी, स्ट्रांग भी थी, और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ वो डिसिप्लिन थी, ठीक है। उसके अलावा उसका इंटरेस्ट जो था वो जो उसके सैनिक थे उनके अपॉइंटमेंट में, उनकी ट्रेनिंग में भी उसका इंटरेस्ट था, ठीक है, कि सही तरीके से उनका अपॉइंटमेंट हो, सही तरीके से ट्रेनिंग हो, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा क्या था कि सैलरी जो थी उसमें भी उसका इंटरेस्ट था, कि सैलरी जो थी वो फिक्स कर दी जाती थी, और वो कैसे दी जाती थी कि जो काम कर रहा है, ठीक है, उसकी जो एबिलिटी है या उसकी जो स्किल है उसके अकॉर्डिंग सैलरी फिक्स हुआ करती थी। तो ऐसे में कोई झिकझिक वाली भी बात भी नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा उसने क्या किया था, अलाउद्दीन की कुछ प्रैक्टिसेस थी या उसके जो सिस्टम थे उसे भी उसने अपनाया था। क्या थे, अगर आपको याद होगा, घोड़ों के लिए क्या यूज़ होता था, उनके लिए दाग प्रथा थी, है ना, कि हॉर्सेस जो है पहचान हो उसके लिए एक अपना एक स्टैम्प होता था, कि उनको की पहचान हो सके कि हमारे ही हॉर्सेस है। उसके अलावा चेहरा प्रथा क्या थी, जो उनके सैनिक थे पूरे उनकी डिटेल रखना, ठीक है, कि किस तरीके के लोग हैं, किस एज ग्रुप के हैं, कितने कैवलरी हैं, कितने इन्फेंट्री हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल रखना, ठीक है, तो वो था चेहरा प्रथा, उसे भी इसने अपनाया था। इसके अलावा इसकी आर्मी जो थी वो कई सारे यूनिट्स में डिवाइडेड थी। गैरिसन भी इसने अपने एम्पायर के डिफरेंट पार्ट्स में बनवा रखा था। गैरिसन क्या था, गैरिसन अगर आपको याद हो, पहले कभी भी आपने पढ़ा होगा, वैसे गैरिसन वो था जहाँ पर आर्मी जो के लोग जो थे वो रहा करते थे, सोल्जर्स वगैरह जहाँ पर रहा करते थे, जगह जगह पे किले भी बनाए गए होते थे, वो वहाँ पर ये आर्मी रहा करती थी, ठीक है, जिसे कि गैरिसन टाउन भी कहा जाता था, ठीक है।
उसके अलावा इनकी कैवलरी और इन्फेंट्री जो थी वो हाईली ट्रेंड थी, जैसा हम लोगों ने अभी पहले भी बात की। उसके अलावा इनकी जो कैवलरी और इन्फेंट्री थी वो बाकायदा सुसज्जित थी, इक्विप्ड थी, किसके साथ, आर्टिलरी वगैरह, तोप वगैरह के साथ, या जो भी उनके कह सकते हैं अस्त्र शस्त्र थे उनके साथ वो सुसज्जित थी। अब देखिए ये सारी चीज़ें जब वो सारी फैसिलिटी दे देगा तो जाहिर सी बात है आर्मी जो होगी, सोल्जर जो होंगे वो बहुत स्ट्रांग होंगे। तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखते हैं हर फेज में वो बड़ा ही शानदार। चलिए बात करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम की। तो कम्युनिकेशन सिस्टम जो था, इसका कम्युनिकेशन सिस्टम शेरशाह का बहुत ही स्ट्रांग था और आज के टाइम में भी माना जाता है, ठीक है। और उसकी बनवाई हुई रोड्स वगैरह जो है, उन पे पड़े हुए नाम जो हैं वो आज भी हैं, ठीक है। तो शेरशाह ने क्या किया था, कई एक्सीलेंट काम किया था इस फील्ड में। क्या किया था, रोड्स वगैरह बनवाया था जिससे कि ट्रेड एंड कॉमर्स जो हो वो प्रमोट हो सके, ठीक है। जाहिर सी बात है रोड्स अच्छी होंगी तभी ट्रेड और कॉमर्स जो है वो आसानी से चलेगा, ठीक है। दूसरा, ऑफिसर्स और आर्मी जो है एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना है तो वो फटाफट आसानी से जा सकें, ठीक है। वरना रास्ता अगर अच्छा नहीं होगा तो तुरंत काम है, तुरंत तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए भी उनको भी काफ़ी हेल्प मिली इससे, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की बात करें कि गुड्स हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, अगर रास्ते अच्छे नहीं होंगे, रास्ते होंगे नहीं तो कैसे ये सारी चीज़ें जाएंगी, ठीक है। तो इस फील्ड में भी उसने काफ़ी काम किया जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन जो हो ईजी और कंफर्टेबल तरीके से हो सके, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड इसने बनवाई थी, जो कि इसकी बनवाई हुई 4 सड़कों में से सबसे लंबी ये रोड थी। देखा जाए तो बांग्लादेश यानी कि इंडिया में अगर हम देखें तो ईस्ट की तरफ पहुंच जाए और वेस्ट की तरफ चले जाएं पाकिस्तान, ठीक है। बांग्लादेश में सोनारगांव एक जगह है, वहां से लेके पाकिस्तान की तरफ तक के लिए एक रोड इसने बनवाई थी, ठीक है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन उसने करवाया था, रोड के दोनों तरफ ट्रीज लगवाए थे जिससे कि अगर कोई जा रहा है, ठीक है, उसे छाया लेनी है, बहुत ज़रूरत होती है अगर एक लंबा रास्ता कोई तय कर रहा है, ठीक है। और पहले तो गाड़ियाँ होती भी नहीं थी, पैदल लोग जाते थे ज़्यादा, तो वो आराम कर सके उन पेड़ों की छाँव में। तो इसलिए रोड के दोनों तरफ जगह जगह पर पेड़ लगवाए गए थे। नियमित मतलब कह सकते हैं कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद, ठीक है, जगह जगह पर कुएं बनवाए गए थे, ठीक है, जिससे कि भाई लोग जा रहे हैं उन्हें प्यास लगी है तो पानी भी पी सके। उसके अलावा इन जगह जगह पर रेस्ट हाउस बनवाए गए थे कि भाई लोग जा रहे हैं, यात्री हैं, अब उन्हें आराम करना है तो उसके लिए रेस्ट हाउसेस होते थे। कई जगह रेस्ट हाउस जो होते थे वो या फिर सराय उनका नाम था, ठीक है। तो ये जो सराय रेस्ट हाउस होते थे वो पोस्ट हाउस का भी काम करते थे, ठीक है, मतलब यानी डाकघर की लेटर्स वगैरह है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है, इसके लिए यहाँ पर हमेशा ही 2 घुड़सवार जो थे वो रहा करते थे जिससे कि जो लेटर्स है वो एक जगह से दूसरी जगह या पेपर्स हैं वो पहुंचाए जा सके। तो हम देखें हर फील्ड में उसके काम जो है वो बहुत ही सोच समझ कर किए हुए हैं। अब हम देखते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स में किस तरीके के काम किए गए थे। यहाँ पर भी लाजवाब काम थे, मतलब हर एक चीज़ सोच समझ के कि हर जो ग्रुप था उसका ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो रोड्स एंड सरायज जो थे उनका कंस्ट्रक्शन किया गया था बहुत अच्छे से जिससे कि ट्रेड जो हो वो आसानी से हो सके। जाहिर सी बात है कि रोड जो है, ठीक है, वो अच्छी होंगी तभी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। अब वो जो ट्रेडर्स हैं लेकर जा रहे हैं, अब बीच में उन्हें आराम करना है तो सराय बनी होंगी तो आराम कर लेंगे आसानी से, ठीक है। तो इससे क्या है कि काफ़ी हेल्प मिलेगी उन ट्रेडर्स को, ठीक है। इसके अलावा कि फर्दर बूस्ट मिल सके, कि ज़्यादा उसको ट्रेड को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए भी कुछ काम किए गए थे। जो भी ड्यूटीज़ थी वो सारी ड्यूटीज़ हटा ली गई थी। जगह जगह पर टैक्सेस जो थे वो देने पड़ते थे कि भाई एक सीमा से आप दूसरी सीमा में जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, तो टैक्सेस देने पड़ते थे। वो सारे टैक्सेस हटा लिए गए थे सिर्फ 2 को छोड़ के। वो 2 कौन से थे? पहला था कि जब आप गुड्स खरीद रहे हो तब आपका टैक्स लगेगा, दूसरा जब आप बेच रहे हो तब टैक्स लगेगा, ठीक है। सिर्फ ये 2 टैक्सेस रखे गए थे, ये ड्यूटीज़ रखी गई थी, बाकी सारी हटा ली गई थी, ठीक है, क्लियर। उसके अलावा उसने क्या किया था, जो ऑफिशियल्स थे उन्हें भी इंस्ट्रक्शन दे रखा था, उन्हें भी इंस्ट्रक्ट कर रखा था। मतलब ये कि जो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, उनके वेलफेयर का ध्यान रखना है, उनके कल्याण का ध्यान रखना है, दूसरा उनके साथ बिहेवियर अच्छा रखना है, ठीक है। तो इस तरीके के इंस्ट्रक्शन दे रखे थे और जो भी इनको फॉलो नहीं करता था उसको बहुत बुरी तरह से पनिश भी किया जाता था। ऐसा नहीं था कि बस उसने अपॉइंट कर दिया हो गया, उन्हें बुरी तरह से पनिश भी किया जाता था। उसके अलावा जो विलेजेस के ट्रेडर्स होते थे, ठीक है, वहाँ पर जो विलेज में जमींदार्स होते थे, जो वहाँ के हेडमैन होते थे, उनको जिम्मेदारी दी जाती थी कि यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं उनका ध्यान आपको रखना है। वहाँ भी अगर उनसे चूक होती थी तो उन्हें पनिश किया जाता था। नए वेट और मेजर सिस्टम लाए गए थे, ठीक है।
इसके अलावा सोने, चांदी और कॉपर के सिक्के जो थे वो भी ढाले गए थे। वो सिक्के जो थे देखने में भी अच्छे थे और इतने अच्छे थे कि वो कई सदियों तक आगे भी चलते रहे। ठीक है, उसके अलावा उसका पूरा विश्वास था न्याय में कि सबके साथ जजमेंट जो है वो सही तरीके से होना चाहिए। ठीक है, सभी को इक्वली वो ट्रीट करता था। उसका मानना था कि सभी जो है वो एक बराबर है, इसलिए इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, क्रिमिनल लॉ जो थे वो बहुत ज़्यादा हार्श थे। मतलब ये कि अगर कोई अपराध करता था किसी भी तरीके का तो उसको बहुत बुरी तरह से पनिश किया जाता था। इसीलिए अभी हम लोगों ने जो बात की थी कि जो विलेज हेड्स और चीफ्स होते थे उन्हें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती थी, अगर वो सही तरीके से उसको नहीं निभाते थे तो उनको बुरी तरह से पनिश किया जाता था। तो देखा जाए तो इसके मेथड्स जो थे शेरशाह के, वो काफ़ी ज़्यादा क्रूअल भी थे, हार्श भी थे, लेकिन फिर भी वो क्या थे, इफ़ेक्टिव थे। जाहिर सी बात है, अगर कहीं पर कोई चीज़ जो है बड़ी ही रिजिड तरीके से, मतलब बहुत ही क्रूअल थे, तो उससे क्या है कि लोग जो है वो डरेंगे, तो उन चीज़ों को नहीं करेंगे। ठीक है, उन गलत कामों को नहीं करेंगे। तो इसीलिए उसके जो मेथड्स थे वो हार्श और क्रूअल थे, लेकिन साथ ही साथ इफ़ेक्टिव भी थे। जैसे अगर बोल दिया जाता है भाई कि हेलमेट पहनना है, तो कोई पहन रहा है कोई नहीं पहन रहा है। ठीक है, वहीं पर अगर लगा दिया जाता है कि भाई अब चेकिंग होगी या फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके बदले में फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ तब लोग जो है उसे मानना पड़ता है उन्हें। पॉलीथीन के लिए देखें, पॉलीथीन बैन कितना भी चिल्ला ले नहीं, लेकिन जब वहीं पर चेकिंग होने लगती है तो पॉलीथीन जो है वो बैन हो जाती है। तो वही चीज़ है कि जब हार्श तरीका अपनाया जाता है तो वो इफेक्टिव होता है, वही चीज़ यहाँ पर थी। अब बात करते हैं रेवेन्यू सिस्टम। तो शेरशाह की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी उनका रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए। जो पहले से जो सिस्टम चला आ रहा था रेवेन्यू कलेक्ट करने का, उसमें इन्होंने बहुत सारे सुधार किए, जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। अभी हम उनको आगे समझते चलेंगे फटाफट। तो जब रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो इसमें अब हम लैंड असेसमेंट देखेंगे। ठीक है, लैंड असेसमेंट की जब रेवेन्यू लगाया जाता था, पहले क्या होता था कि रेवेन्यू जो होता था वो फिक्स होता था कि सबको उतना देना पड़ता था। ठीक है, इनके टाइम में क्या था, लैंड असेसमेंट किया जाता था। कैसे कि बाकायदा लैंड जो होती थी उसका सर्वे किया जाता था, उसको मेज़र किया जाता था। मतलब ये कि किसके पास कितनी लैंड है, किस एरिया में है, ये सारी चीज़ें, और फिर कितनी लैंड है। ठीक है, तो उसके अलावा क्या होता था कि लैंड का सर्वे होता था, बाकायदा मेज़र किया जाता था, और फिर एवरेज प्रोडक्शन जो है वो कितना होता है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि अपने से कुछ भी बोल दिया ज़्यादा से ज़्यादा कि इतना होता है, ऐसा नहीं। एवरेज प्रोडक्शन जो होता था वो निकाला जाता था। ठीक है, अब जो एवरेज प्रोडक्शन होता था उसका 1/3 जो होता था वो पे करना पड़ता था। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम लाया गया था। पहले क्या था, ज़बरदस्ती लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, उनकी जो भी कंडीशन हो, उनकी जो भी लैंड हो, ये चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता था। इस समय में ये सारे सुधार किए गए थे। इसके अलावा लैंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है, कैसी, एक तो बहुत अच्छी हो गई, ठीक है, गुड हो गई, दूसरी मीडियम हो गई, जहाँ पर बहुत, एक हो गया कि बहुत फर्टाइल है, ठीक है, वो गुड हो गई। मीडियम हो गई कि जहाँ पर ठीक ठाक खेती हो जाती है, और तीसरी जो थी पुअर में आ गई कि जहाँ पर खेती अच्छी नहीं होती है। तो उसी हिसाब से क्या किया जाता था, रेवेन्यू जो था वो कलेक्ट किया जाता था। ये सारी चीज़ें क्या है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन इन सबसे आता है कि उसने क्या सुधार किए थे इन चीज़ों में, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लैंड को बाकायदा 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता था और इस तरीके से देखा जाता था। उसके अलावा क्या होता था कि वैल्यूएशन प्रोसेस जो था वो लिबरल था, कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि वैल्यूएशन किया जाता था कि किसके पास कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसी हिसाब से उनसे रिकवरी की जाएगी। लेकिन रिकवरी जो थी वो सख्त तरीके से की जाती थी, स्ट्रिक्ट तरीके से की जाती थी। ऐसा नहीं था कि भाई वैल्यूएशन में हम ढील दे रहे हैं, बाद में रिकवरी में भी हम ढील देंगे, नहीं, रिकवरी पूरी की जाती थी। उसके अलावा टैक्सेस एंड लोन्स जो थे वो रिड्यूस एंड ग्रांटेड थे। टैक्सेस जो थे वो रिड्यूस हो सकते थे और लोन जो था वो ग्रांटेड था। किस सिस्टम में, अब उसको हम समझते हैं। जैसे देखिए, ये रेवेन्यू जो कलेक्ट होता था कहाँ से होता था, खेती से होता था। ठीक है, कई बार होता है फ्लड आ जाते हैं, खेती खराब हो जाती है, युद्ध हो गए, खेती खराब हो गई, ड्रॉट आ गया, खेती खराब, फेमाइन, खेती खराब। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि लोगों के पास नहीं होते थे अनाज, फिर भी उन्हें वो रेवेन्यू देना पड़ता था, ज़बरदस्ती उनसे लिया जाता था। ठीक है, वरना उनका सब कुछ छिन भी जाता था, उन्हें मारा पीटा भी जाता था। इस समय में क्या है कि बाकायदा ध्यान दिया जाता था कि अगर ये कंडीशन है, ठीक है,
तो फिर क्या होता था, टैक्स जो है वो रिड्यूस भी हो सकता है, उसके अलावा लोन भी मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा जागीर सिस्टम जो था उसे डिस्करेज किया गया। जागीर सिस्टम क्या था, लोग किसी पर्सन के पास ही लैंड हो गई, फिर वो उस पर खेती करा रहा है, ठीक है, उस हिसाब से रेवेन्यू जो है वो लोगों को देना पड़ता था, ये सारी चीजें थी, इसको यहाँ पर डिस्करेज किया गया। तो इस तरीके से कंडीशन ऑफ फार्मर्स अगर हम देखते हैं, ठीक है, ये जो रिफॉर्मेशन यहाँ पर किए गए रेवेन्यू में, ठीक है, उससे फार्मर्स की जो कंडीशन थी वो उसमें काफ़ी सुधार हुआ। क्योंकि अब इनको ज़बरदस्ती रेवेन्यू जो था वो नहीं देना पड़ता था, बाकायदा असेसमेंट होता था उनकी लैंड का, उनकी जो उपज थी उसका, उसके बाद उनके ऊपर रेवेन्यू लगाया जाता था, ठीक है। तो उससे फार्मर्स की कंडीशन जो थी वो उसमें काफ़ी सुधार हुआ। अब उनके पास भी एक वेल्थ बचती थी या अनाज बचता था, वरना उनके पास चीज़ें हो रही नहीं हो रही, उन्हें रेवेन्यू वहाँ पर देना पड़ता था। दूसरा, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में सुधार के लिए भी उसने बहुत सारे काम करवाए शेरशाह ने। उसके अलावा जो फार्मर्स थे, अब उनके पास अगर वेल्थ बच रही है तो जाहिर सी बात है कि उससे वो अच्छी खेती कर सकेंगे, तो जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो था वो इंक्रीज हुआ। फ्लो ऑफ फंड की बात करें तो जो शाही खजाना था, जो ट्रेजरी थी, वहाँ भी फ्लो ऑफ फंड बनता जो था वो बराबर बना रहा कि जो रेवेन्यू है वो भी सही तरीके से आ रहा है और सही जगह पे पैसे जो थे, जो वेल्थ थी वो खर्च भी हो रही थी, ठीक है, काम से। तो यहाँ पर हम देखें ये सारे रिफॉर्मेशन हुए। और या फिर बात करते हैं शेरशाह सूरी का, जो एक सिर्फ 5 साल का कार्यकाल था जब वो रूलर बना है, ठीक है, 5 ईयर के कार्यकाल में ही उसने बहुत सारे काम किए। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।